नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज 4.3 रनिंग में थी उसके बारे में ही। प्रश्न संख्या 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन संख्या जो 3 है वहाँ से इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात की जाए। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल, हल, शून्यक सब एक ही बातें हैं और मूल कैसे ज्ञात करना है वो अपन समझेंगे। अपने को एक समीकरण दिया गया है, अक्ष माइनस 1/अक्ष, अक्ष माइनस 1/अक्ष बराबर 3। आगे लिखा हुआ है अक्ष नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस प्रश्न की कंडीशन है। इस कोमा के आगे जो भी लिखा हुआ है वो इसकी कंडीशन है और कंडीशन को अपन इस प्रश्न को हल करते समय यूज में नहीं लेंगे, वो अलग ही रहेगा। बाकी जो कोमा से पहले जो दिया गया है वो समीकरण हल होगा। बायां जो पक्ष है उसका पहले अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बटे में तो कुछ है नहीं, यहाँ अक्ष है तो इसका एलसीएम अक्ष ही आएगा। जब इसके बटे में कुछ भी नहीं हो तो इसको यहाँ सीधा गुणा कर दिया करें। इसको इसे सीधा गुणा कर दो तो ये हो गया अक्ष स्क्वायर माइनस यहाँ जो भी है उसको ऐसा कैसा लिख दो। तो यहाँ पर 2 काम हो गए। जो एलसीएम था वो अक्ष था वो भी ले लिया गया है, साथ साथ में इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा कैसा लिख दिया, ये सरल हो चुका है। यहाँ बराबर में 3 है, इसके बटे में हम 1 लिखेंगे और आपको ध्यान होगा दोनों तरफ एक एक भिन्न बन चुकी है। जब दोनों तरफ एक एक भिन्न बन जाती है तो हमेशा वज्र गुणा किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा करेंगे जब हमें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये जो 1 आ रहा है इस 1 को इससे करेंगे अक्ष स्क्वायर माइनस 1 से, और 1 को जब भी किसी संख्या से गुणा किया जाता है जिससे गुणा करो वही आएगा। 1 को इनसे गुणा करेंगे तो यही आएगा, अक्ष स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। 1 को हमने इन दोनों से गुणा कर दिया, जैसे ही गुणा हो जाए तो बराबर लगाओ पहले, और अब इस अक्ष को इस 3 से गुणा करो तो ये बनेगा 3 अक्ष स्क्वायर। यहाँ ये जो 3 अक्ष है ये प्लस का है, पहले इसको इधर लेके आ जाओ, इसका पक्षांतरण कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 था, अब भी माइनस का 1 ही रहेगा क्योंकि ये पहले भी बाएं पक्ष में ही था, अब भी बाएं पक्ष में है तो इसका चिन्ह हम तो इसको लेके आए हैं केवल 3 अक्ष को, तो जिसका आपने पक्षांतरण किया केवल उसका ही चिन्ह बदलेगा। बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0। फिलहाल इस प्रश्नावली पर हम बात कर रहे हैं कि द्विघाती जो सूत्र है उसी का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से ABC का मान पता कर लेते हैं कि ABC का मान क्या होगा। A का मान यहाँ पर 1 होगा, B का मान -3 और C का मान -1। द्विघाती जो सूत्र है वो क्या है वो आप समझ लीजिए। शायद कई मर्तबा हम लोगों ने इस सूत्र को लिखा है तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा। याद करना अति आवश्यक है, यदि सूत्र ही याद नहीं होगा तो हम प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ये आपका द्विघाती सूत्र है और इसमें जैसा जैसा अपने से चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। ये अक्ष के बराबर चल रहा है, यहाँ देखिए माइनस आ रहा है तो पहले माइनस लिखिए। B का मान यहाँ माइनस का 3 है तो B का मान माइनस में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, फिर प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर B स्क्वायर, ये B स्क्वायर आ रहा है तो -3 का स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर -4 गुणा AC, तो A का मान 1, C का मान -1, तो ये A हो गया, C का मान माइनस है, ये -1/2A। A का मान यहाँ पर अपने को 1 बताया गया है तो A का मान 1 लिख दो। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो +3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ से इसका जैसे ही अपन वर्ग करेंगे तो ये 9 बन जाएगा प्लस का। इन जब तीनों को अपन गुणा करेंगे तो उससे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ माइनस आ रहा है तो ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा और वो बनाएगा प्लस।
और इनको अब तीनों को गुणा करेंगे तो 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, बटे 2, ये 3 प्लस माइनस जुड़ने के बाद ये बन जाएगा 13। आपको शायद ध्यान होगा कि 13 जो हमने यहाँ लिखा ये एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है वो पूर्णांक में प्राप्त नहीं होगा, ये आगे हल नहीं होगा, तो इतना ही हल होगा। और अब इसका सीधा सीधा आप रिजल्ट लिख सकते हो कि ये इसके साथ हल ही नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय ना आपस में जुड़ती है ना घटती है, तो अक्स की 2 वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। एक बार आप प्लस का चिन्ह काम में ले लो, यहाँ आपने पॉजिटिव चिन्ह काम में ले लिया, एक बार आप इसको नेगेटिव चिन्ह काम में ले लो, ये लीजिए, ये आपके 2 रिजल्ट हमें मिल गए, और यही आपके क्या हैं, मूल। अब हम जिस प्रकार से हमने पहले पॉइंट के बारे में बात की, अब हम पॉइंट नंबर जो 2 है उसकी बात करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें जो समीकरण में क्वांटिटी दी गई अपने को, वो अब आराम से लिखें, क्योंकि क्वांटिटी को ध्यानपूर्वक लिखना ज़रूरी होता है। कई बार क्या सॉल्यूशन हम लोगों को आता है, बट लिखते समय हम लोगों से कहीं त्रुटि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति नहीं हो। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा हुआ 1 बटे अक्ष प्लस 4 माइनस 1 बटे अक्ष माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। आगे कंडीशन दी गई है कि अक्ष नॉट इक्वल टू का मतलब अक्ष का मान बराबर नहीं होगा किसके, -4 और 7। कह रहा है कि अक्ष का मान -4 के बराबर भी नहीं होगा, 7 के बराबर भी नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। इसको हम यूज नहीं लेंगे, हल करेंगे तब। चलिए इस प्रश्न को जैसे अपन आगे बढ़ाएं, तो इधर आप देख रहे हैं कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या होगा कि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो अलग अलग हैं। जब अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं तो वो सब के सब एलसीएम में लिखे जाते हैं। और अब एक जानकारी के लिए बहुत काम की बात बता दूं कि जब दोनों ही ब्रैकेट अलग अलग हैं तो एलसीएम में तो दोनों लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा उसके लिए अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे, और सीधा सा काम बता रहा हूँ कि जब ये दोनों अलग अलग है तो इसको तो यहाँ गुणा कर दो, और यहाँ जो आ रहा है उसको यहाँ गुणा कर दो, ऐसे गुणा कर दो, यहाँ वाली संख्या को यहाँ, इसको यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। तो ये जो अक्ष -7 है वो 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये तो अक्ष -7 हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाओ। एक बात ज़रूरी ध्यान रखनी है कि जब आप माइनस यहाँ लिख रखा है तो उसके बाद में ब्रैकेट आना ज़रूरी है, और 1 को जब आप इससे गुणा करोगे तो ये x + 4। यदि आप लोग यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपके रिजल्ट की शुरुआत यहीं से हो जाती गलत होने की, बिल्कुल रिजल्ट आपका गलत आता। तो माइनस का मतलब होता है घाटा, कहीं पे भी माइनस का चिन्ह आ रहा है, और उसके बाद में यदि आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं लिखनी है तो वहाँ ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए ये 11 बटे 30 था ही। इस ब्रैकेट के पहले न तो कोई संख्या आ रही है न माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये ब्रैकेट हट जाएगा और जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस होने के कारण इनका चिन्ह बदल जाएगा। ये एक्स ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह कब बदलता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, बटे इनको गुणा करेंगे। और इनको गुणा करने का मैं बहुत ही आज आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इनको गुणा कर सकते हैं। चलिए अक्स को अक्स से गुणा कर दो पहले, ये तो हो गया x स्क्वायर। इसके बाद ये जो 4 और ये -7 आ रहा है इनको सरल कर दो, -7 और +4 को सरल करेंगे तो -3 आएगा, और इसके साथ अक्स लगा दो क्योंकि हम द्विघात बहुपद बनेगा। यहाँ पर 2 गुणनखंड है तो द्विघात बहुपद बनेगा, तो बीच में अक्स वाला पद आएगा। इसके बाद इसको इससे गुणा कर दो, 4 को इससे, ये होगा -28 बराबर ये 11 बटे 30 है ही। एक बार दोबारा सुन लो कि मैंने यहाँ पर ये कैसे प्राप्त किया। एक बार इस अक्स को इस अक्स से गुणा कर दो, अक्स स्क्वायर बन गया।
फिर यहाँ जो संख्या आ रही है, जो अचर पद है, उनको सरल करके उसके साथ अक्स लगा दो। 2 स्टेप हो गए। तीसरी स्टेप में 4 और इसको इससे गुणा करके लिख दो। तो जो अपन अलग अलग काम कर रहे थे वो 2 स्टेप का काम 1 स्टेप में हो जाएगा। यहाँ देखिए अक्स प्लस का है, अक्स माइनस का, ये तो कट गया। -7 और -4 दोनों एक जैसे निशान के हैं, इसलिए दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 11 बनेगा, बटे अक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 11/30। अब एक नई बात और सीखने वाले हैं कि देखिए दोनों तरफ एक एक भिन्न है। जब किसी समीकरण में, ये समीकरण तो है ही, दोनों पक्षों में एक एक भिन्न हो तो आप क्या कर सकते हैं, अंश वाली संख्या को अंश से काट सकते हैं। कब? यदि कटे तो, ज़बरदस्ती नहीं काटना, कटे तो काट सकते हो, और हर वाली संख्या हर से काट सकती है। आप देख रहे हैं 11 के पहाड़े में 11 आता है एक बार बोलने पर, और यहाँ पर 11 के पहाड़े में 11 आता है एक बार बोलने पर, तो ये अंश वाली संख्या अंश से कट सकती है। अब हम करेंगे गुणा। यहाँ ये जो 1 आ रहा है, इस 1 को इनसे गुणा कर दो, और याद कर लो 1 को जब यहाँ गुणा करोगे यही आएगा। क्लियर है बात? तो अक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 30 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 30 तो आएगा ही आएगा, 30 तो आएगा ही आएगा। अब अपने को अब समझना क्या है कि देखिए यहाँ माइनस बचा हुआ अपने पास, ठीक है ना। ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। माइनस को भूलना नहीं है, माइनस घाटा होता है भाई, घाटा अपने को परेशान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बराबर में माइनस का 30 आ रहा है, इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0, और उसकी नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा अक्स स्क्वायर -3x से, यहाँ देखना 30 प्लस का है 28 माइनस का है, तो 30 में से 28 घटेगा और ये बन जाएगा 2। हम द्विघाती सूत्र से हल करना चाहते हैं तो पहले a, b और c का मान पता करो कि a, b, c का मान क्या होगा। अक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ रहा है तो ये a है, अक्स का गुणांक -3 है, ये b है, अचर पद है 2, वो c है। द्विघाती सूत्र हम लोगों को याद हो गया। लिखिए अक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ये माइनस b का मान यहाँ -3 आ रहा है तो ये ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर दो, 4 गुणा a का मान 1, c का मान 2, 4ac है ये तो c का मान 2 रख दो, बटे 2a का मान 1 है। यहाँ तक हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको सरल करते जाएं कि किस प्रकार से हम लोग इसको सरल कर सकते हैं। तो माइनस माइनस आप जानते हो गुणा होने के बाद प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया +3 प्लस माइनस। जब वर्ग करोगे -3 का तो वर्ग करने के बाद प्लस हो जाता है, तो ये -3 का वर्ग भी प्लस का 9 ही होगा। इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 को 1 से 4 और 2 से गुणा करेंगे 8, ये 8 हो गया, बटे 2 को 1 से गुणा करने पर 2, 3 प्लस माइनस 9 में से 8 घटेगा 1, और आप जानते हैं कि यहाँ जो 1 आएगा 1 का वर्गमूल करने पर कितना आता है, 1 ही आता है, बटे 2। एक बार अपन धनात्मक चिन्ह लेंगे तो अक्स बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये सब काम अपना जो चर है वो कौन है, अक्स ही है, तो अक्स की वैल्यू ही हम लोगों को निकालनी है। तो अक्स बराबर लिखेंगे 3 प्लस, हम धनात्मक बोल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ आ रहा है वहाँ पॉजिटिव लेंगे, ये 1 बटे 2, तो ये 4 बटे 2 बराबर 2 हो गया। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो अक्स बराबर लिखेंगे 3 माइनस, ऋणात्मक बोल रहे हैं यहाँ तो माइनस लिखेंगे 1 बटे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 बटे 2, 1,
तो यहाँ पर ये अक्स की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई कि x का मान एक तो 2 आ गया, x का मान 1 आ गया, और यही आपका रिजल्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों को बहुत ही क्लियरली ये आपको समझ में आया होगा, और यदि अभी भी संशय है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम फिर से इसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। और आप एक बार इसको राइट डाउन ज़रूर करें, आप इसको लिखें ज़रूर। लिखने के बाद आप उसको बिना देखें करके देखें, क्योंकि जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, चाहे हम कितना भी अच्छे से समझ लें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो अपना तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व है रहमान की आयु, जो कि वर्षों में बता रखी है, का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। प्रश्न समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ इसको कि प्रश्न में ये बताया गया है रहमान, चौथे प्रश्न की बात हो रही है, 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व है रहमान की आयु जो कि वर्षों में बता रखी है, वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार इस प्रश्न को आप फटाफट पढ़ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में अपने को कहा क्या गया है। इसके बाद में हम इस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न को यदि आप लोग समझ जाते हैं अच्छे से तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और क्वेश्चन ही यदि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत तो होनी है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति बताई गई है। देखिए, हम मान लें कि माना वर्तमान में रहमान की आयु, माना वर्तमान में रहमान की आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा क्या था, उसकी वर्तमान आयु, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने x मान लिया। अब वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे समझेंगे। 3 वर्ष पूर्व है, तो पहले अपन ये देखेंगे 3 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी। 3 वर्ष पूर्व है की आयु, देखिए यदि 3 वर्ष पहले की उम्र हमें बतानी है तो वर्तमान जो आयु है उसमें से 3 कम करना पड़ेगा। मान लीजिए आज किसी की उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी, 17 वर्ष। तो वो 17 कब आया, जितने वर्ष पहले बोला गया है वो संख्या 20 में से हमने घटाई, ठीक है। तो जितने वर्ष पहले बोला जाएगा वो संख्या वर्तमान उम्र में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगी 3 वर्ष पहले की आयु। अब आगे बोल रहा है ये व्युत्क्रम, ये बात में हम समझेंगे। कहीं न कहीं आया था 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद की आयु। तो बाद के लिए बोला जाता है, तो आज किसी की 20 है तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 25। 25 कब बना, जब वर्तमान उम्र में 5 को हमने जोड़ा, तो वर्तमान आयु x है और बाद की आयु पूछ रहा है तो वो उसमें जुड़ जाएगा। इतने वर्ष हो गए।
और अब हम बोलेंगे कि प्रश्नानुसार कि उसने और क्या कंडीशन बताई थी हम लोगों को। अब एक बार फिर से पढ़िएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले तो एक बार हम व्युत्क्रम को समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम क्या चीज़ है। कोई भी संख्या होती है, यदि उसके अंश और हर को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें, मतलब कि अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, यदि ऐसा कर देते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या है वो व्युत्क्रम होती है। आप देखिए 3 वर्ष पहले की उम्र उसकी ये है, इसके बटे में कितना माना जाएगा 1, तो इसके हर में 1 है। अब हर को तो अपन अंश में ले जाए, अंश वाले को हर में, तो देखो इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसके हर में 1 था तो हर में जो था उसको ऊपर लिख दिया, अंश में था उसको नीचे, ऐसा करते हैं तो ये व्युत्क्रम हो गया, ये है व्युत्क्रम। अब से 5 वर्ष बाद के आयु जो है उसका भी व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वही काम होगा। इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और x + 5 नीचे आ जाएगा। इनका योग बताया गया है कितना, 1/3। और जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन में बात की थी एलसीएम लेकर के दूसरे पॉइंट में, ठीक वैसे ही इस प्रश्न को आगे बढ़ाना है। ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं तो एलसीएम जब लेंगे तो दोनों ही लिखे जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि जब ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो तो यहाँ क्या लिखना होगा, उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें। यहाँ जो संख्या आ रही है उसको इससे गुणा कर दो और यहाँ जो आ रही है उसको इससे गुणा कर दो, तो x + 5 जब इससे गुणा होगा तो x + 5 ही बनेगा, प्लस ये प्लस है और ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये x - 3 बराबर में 1/3 है। ये चीज़ें अपने को समझ में आ गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के पहले न तो कोई अंक आ रहा है न कोई माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ब्रैकेट हट जाएगा, जैसा वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर भी ब्रैकेट हट जाएगा, जैसा वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का आ रहा है, माइनस का होता तो इनका चिन्ह बदलना पड़ता अपने को। तो ये बनेगा x + 5 प्लस x - 3 बटे, इनको गुणा करना एक बार फिर से सीख लो। मैंने बताया था x को x से सीधा गुणा कर दो, ये तो हो गया x²। बीच वाला पद क्या आएगा, 5 और जो -3 है उसको सरल कर दो। 5 प्लस का है, 3 माइनस का, तो 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा प्लस का, ये लो प्लस का 2 और बीच में x लिखना है, ये अपना मध्य वाला पद है। अब -3 को 5 से गुणा कर दो, 3 काम किए हमने, पहले तो x को x से गुणा किया, x² लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 5 में से 3, जैसे 5 प्लस का 3 माइनस का, तो ये तो घट गया भाई, घट गया। चाहे देखो हम जोड़ रहे हैं, मैं जोड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कई बोलेंगे सर आप तो जोड़ रहे हो और यहाँ घट रहा है। अरे भाई मैं जोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जोड़ते समय कैसा भी चिन्ह है वैसा ही काम में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब घटाने के लिए बोलता हूँ तो हमेशा चिन्ह बदला जाता है, इसलिए मैं जोड़ने का नाम ले रहा हूँ। इसका मतलब ये समझना है कि जैसा चिन्ह है उसको वैसा ही काम में लेना है। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो उसको वैसा ही काम में लेना है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ जोड़ने के लिए। तो 5 प्लस का 3 माइनस का है तो ऑटोमेटिक घटेगा भाई, 2 प्लस का ज़्यादा है। अब देखो -3 को 5 से गुणा करेंगे तो -15 बराबर में 1/3 चल रहा है। अक्ष ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अक्ष। 5 प्लस का 3 माइनस का, तो ये घटेगा, ये 2 बटे में x² प्लस 2x - 15 है, ये 1/3। वजन गुणा कर दो क्योंकि एक भिन्न बन चुकी है, इस एक को यहाँ गुणा कर देते हैं। एक को जब इनसे गुणा करोगे ये आएगा x² प्लस 2x - 15 बराबर, एक को हमने यहाँ गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद यहाँ बराबर आ रहा है, पहले बराबर लगो फिर आगे गुणा करना। अब 3 को इन दोनों से करो, 3 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x, और 3 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 6, x² प्लस 2x - 15, ये तो पहले से था ही। इन दोनों पदों का इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये 6 भी माइनस का हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना कि वर्तमान जो आयु थी रहमान की उसको हमने x वर्ष माना है, तो हमारा जो x का रिजल्ट आएगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सरल करेंगे हम। थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन सा पद किसके साथ सरल होगा, ताकि आगे जब हम समझें
तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना पड़े। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर जो वाइट बोर्ड है उसको इतना साफ क्या कर रहे हैं। भाई साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, जब साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाती है बात। क्लियरली आपको दिखे इसके लिए मुझे ये प्रयास करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2 घात का पद और कहीं पे भी नहीं है, इसलिए अक्ष स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ अक्ष का पद है, यहाँ पर भी अक्ष है, ये माइनस का ये प्लस का ये ज़्यादा है, तो 6 अक्ष में से 2 अक्ष घटेगा क्योंकि निशान अलग अलग है। तो 6 अक्ष में से 2 अक्ष घटाने के बाद माइनस का 4 अक्ष बचेगा। ये लो माइनस का 4 अक्ष, माइनस का 15 है और ये माइनस का 6, दोनों एक जैसे निशान हैं तो जुड़ेंगे तो माइनस के 21 हो गए, बराबर में 0 था ही। यदि आप इसको द्विघाती सूत्र से हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए, बी और सी बताइए कि ए बी सी का मान क्या होना चाहिए। शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि ए बी सी का मान क्या होगा। अक्ष स्क्वायर के गुणांक को ए बोलेंगे जो कि 1 है, अक्ष के गुणा में -4 आ रहा है तो ये बी है और ये कौन है, सी। द्विघाती सूत्र को लिखते लिखते हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थकने वाले नहीं है, जिंदगी का सवाल है। द्विघाती सूत्र कोई काम की चीज़ है, इसलिए हम इसके बार बार इसके मेहमानबाजी कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। अक्ष बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो लगाना ही था। अब b की वैल्यू देखो, b का मान -4 आ रहा है तो यहाँ -4 लिख दो ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस √b² तो -4 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान -21 2 गुणा a का मान 1 है। एक बार फिर से सुन लो, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने केवल ये काम किया है कि b का, a का, c का मान क्या क्या है, वो सब चीज़ें आपके पास में यहाँ पर है। तो आराम से आपको क्या करना है कि b का मान कितना है वो b की जगह लिख दो, a का कितना है, c का कितना है, वो सब मान मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और मान रखते समय सावधानी रखनी है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा पहले तो प्लस बन ही जाएगा, तो ये 4 किसका हो गया, प्लस का, तो ये 4 प्लस हो गया, प्लस माइनस -4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 है, क्योंकि वर्ग करने के बाद संख्या पॉजिटिव बन जाती है। तो -4 का वर्ग किया 16। इनको जब गुणा करते हो उससे पहले ध्यान रखना कि यहाँ माइनस आ रखा है, ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। 4 को 1 से गुणा कर दो 4, और फिर 21 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा बटे 2 गुणा 1 का मतलब 2, ये 4 है, प्लस माइनस 16 और 84 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। और आप जानते हैं कि 100 किसका वर्ग था, 100 किसका वर्ग होता है भाई, 10 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल 10 ही आएगा। 4 100 का वर्गमूल हो गया 10 बटे में 2। अब इसके बाद में अपने को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह है वो काम में लेने हैं। एक बार धनात्मक चिन्ह यूज में लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह यूज में लेंगे। आप यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो ये सब चीज़ किसके बराबर चल रही थी भाई, यहाँ अक्ष के बराबर, तो हम अक्ष के बराबर ही लिखेंगे। अक्ष बराबर 4, धनात्मक बोल रहे हैं तो इसको प्लस लिखो, 10 बटे 2, ये हो गया भाई 14, 14 बटे 2, ये हो गया 7। ठीक है, अब अपन लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो अक्ष के बराबर लिखो पहले 4 माइनस 10 बटे 2, 4 में से 10 घट रहा है, 6 बचेंगे माइनस के बटे 2, ये आ गया -3। यहाँ मैं लिखूँगा संभव नहीं है। फिर वही बात आ गई कि सर कैसे पता चले संभव नहीं है। अरे भाई हम इस प्रश्न में बात किसकी कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे रहमान की आयु की। किसी भी व्यक्ति की आयु है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को आपने ये बोलते हुए नहीं देखा कि मेरी जो आयु है वो -50 वर्ष है। आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है, आयु बढ़ती जाती है, और जो चीज़ बढ़ रही है ना उसको हम पॉजिटिव मानेंगे।
आयु ऋणात्मक होती ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आने के कारण किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये सर्वसत्य बात है, इसलिए ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो क्या हुआ, इसको अपने को यूज में नहीं लेना है, ये अपना रिजल्ट काम में नहीं आने वाला है। तो अपने पास केवल एक ही रिजल्ट बच गया, x बराबर 7, और यही तो अपने को चाहिए था। हमने रहमान की वर्तमान आयु को क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, 7। तो हम कह सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। क्यों, क्योंकि हमने रहमान की वर्तमान आयु को x माना था और x का मान हमें कितना मिल गया, 7। तो रहमान की वर्तमान आयु है वो इतने वर्ष हो जाएगी। चलिए आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाली वीडियोज में हम आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।